तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और लास्ट ईयर भी हमने इस चैप्टर को पढ़ाया था, मगर इस साल और फिर से उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए तरीके से। ठीक है, तो एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको अपलोड करूंगा ताकि आपके लिए इसको अटेंड करना आसान रहे और मेरे लिए इसको अपलोड करना आसान रहे। ठीक है, तो बिना इधर उधर की बात किए टू द पॉइंट बात करेंगे हम। जैसे इस चैप्टर में, इस पार्ट में, आज की वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का, और एक बायोमॉलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मे भी इंट्रोडक्शन ही लेंगे, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहली चीज़ जो हमें चर्चा में लेनी है वो ये लेनी है कि जो पूरा का पूरा लिविंग सिस्टम है, क्या है लिविंग सिस्टम, ये किससे बना है? मेड अप ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, पूरा लिविंग सिस्टम बना हुआ है किससे? नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आप कहोगे कैसे? तो हम कहेंगे सर लिविंग सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो आंसर होगा सेल। हमने कहा ठीक है, और सेल के अंदर क्या होते हैं सर? ऑर्गेनेल होते हैं। जैसे कुछ नाम बता दें तो सेंट्रोइड हो गया, ठीक है, गाल्जी अपर्चस हो गया, ठीक है, सेल वॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल किससे बना होता है सर? सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज क्या है? और सेलुलोज एक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? हैवी कंपाउंड है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर वो क्या लिविंग है? नहीं, वो लिविंग नहीं है। तो कहानी ये हो रही है कि हम लोग लिविंग सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट सेल को क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी ऐसी चीज़ जो जिंदा है, जो लिविंग है, वो क्या है? सेल है। इसलिए हम लोग लिविंग सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या मानते हैं? सेल मानते हैं। मगर कहीं ना कहीं सेल भी किससे बना हुआ है? एटम एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? सबसे छोटी यूनिट सेल ही बोलेंगे सर। लिविंग सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट सेल ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सबसे छोटी चीज़ जो लिविंग है वो सेल ही है। हाँ, मगर हम ये समझेंगे कि कोई भी लिविंग सिस्टम वो बना किससे है? तो वो अल्टीमेटली एटम एंड मॉलिक्यूल से ही बना है, जो कि कैसे है? नॉन लिविंग है। अब ये अपने आप में कमाल की बात है। मतलब ये सुन के ही आपको सबसे पहले सरप्राइज हो जाना चाहिए कि सर नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं लिविंग सिस्टम। इसका मतलब पता है? इसका मतलब यहाँ पर दो खास बातें हैं जो हम चर्चा में लेंगे आज। पहली खास बात क्या है कि नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर कुछ खास तरीके के कंपाउंड बनाते होंगे। मतलब हर कंपाउंड से लिविंग सिस्टम नहीं बनता, कुछ खास तरीके के कंपाउंड होते हैं और कुछ खास तरीके से आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक कंपाउंड एंड दे इंटरेक्ट स्पेसिफिकली विथ ईच अदर। तो इस बात का ध्यान देना। और इसी बात की चर्चा क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री से। बायोमॉलिक्यूल नहीं कहलाती, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? बायोमॉलिक्यूल डोमेन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। तो लिविंग सिस्टम किससे बना है सर? नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल से बना। अब सवाल ये है कि इस नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल से लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है? ये हाउ, इस सवाल का जवाब ही साइंस की जिस ब्रांच में हम लोग ढूंढते हैं, या इस सवाल पे जिस ब्रांच में हम लोग चर्चा करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब ही क्या है कि बायो के अंदर केमिस्ट्री, यानी लिविंग सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान क्या केमिस्ट्री हो रही है, एक नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरीके की केमिस्ट्री कर रहे हैं कि लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इसी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के या कुछ भी करके लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं, ये कैसे की पढ़ाई हम कहाँ करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। बायोकेमिस्ट्री का एक बड़ा सा ब्रांच है साइंस का। अब इसका एक छोटा सा डोमेन है। वो छोटा सा डोमेन क्या है? वो डोमेन है बायोमॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या कहा कि नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल से लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी पढ़ाई हम किस में करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। अब पता है बायोकेमिस्ट्री में मेजरली दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। वैसे तो बायोकेमिस्ट्री मेरा पार्ट है ही नहीं, ये बायोलॉजी का है, मगर हाँ ये आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि इसमें दो चीज़ों की पढ़ाई की जाती है।
पहला कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, विच मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, लिविंग सिस्टम का। दूसरा है कि ये आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। सिर्फ मॉलिक्यूल के रहने से काम नहीं होगा, मॉलिक्यूल के होने से अगर काम हो जाए तो सेलुलोज एक पॉलीमर है, उसे लिविंग होना चाहिए, मगर वो लिविंग नहीं होता है। आप समझ जाओ सेल के जो डिफरेंट डिफरेंट जितने ऑर्गेनेल होते हैं एक खास तरीके से आपस में कनेक्ट होते हैं, एक खास तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके सेल क्या हो पाती है, लिविंग हो पाती है। इसका मतलब है कि देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग सिस्टम को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या इंटरेक्शन रखते हैं, जिससे एक नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमने कहा कि बायोकेमिस्ट्री को हम दो डोमेन के अंदर रख सकते हैं। अब इसी डोमेन को विच मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ध्यान रहे उनका इंटरेक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसका फॉर्मेशन करेंगे, लिविंग सिस्टम का। उसी डोमेन को हम क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। वैसे नाम से ही लग रहा था कि वो मॉलिक्यूल जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, बायो, बायो यानी जीव का, लिविंग सिस्टम का। द मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स द लिविंग सिस्टम आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये बातें लगभग क्लियर हो गई होगी, आई होप। ठीक है, फिर से बता देता हैं, लिविंग सिस्टम किससे बना है, नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल से बना है। अब यहाँ पर दो सवाल आया था कि वो कौन कौन से एटम एंड मॉलिक्यूल है जो लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और दूसरा सवाल आया था कि आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये पूरी पढ़ाई की मतलब कैसे नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ये पूरी पढ़ाई किसके अंदर होती है सर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर होती है। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर मेजरली दो सवाल रहते हैं, पहला कौन कौन से मॉलिक्यूल है, दूसरा क्या करते हैं आपस में। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल है, ये जो डोमेन है मैं इसी को क्या बोल रहा हूँ, बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सवाल है कि जब बायो मॉलिक्यूल की बात हो गई तो हम चर्चा कर लें उन मॉलिक्यूल्स की, उनका नाम जान लें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो लिविंग सिस्टम को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ध्यान से देखें, बायो मॉलिक्यूल्स। जो पहला बायोमॉलिक्यूल है जिसकी पढ़ाई हमें करनी है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या पढ़ना है सर, प्रोटीन। अच्छा, स्पेलिंग कहीं फॉल्ट हो जाए तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोटीन के बाद क्या पढ़ना है सर, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या पढ़ना है, विटामिन। और क्या है, एंजाइम। अब होता है लिविंग सिस्टम में, जो लिविंग सिस्टम होता है या सेल की ही बात कर लें, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनमें से किसका होता है पता है, गेस करिए। चलिए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है प्रोटीन का, हाईएस्ट, मोस्ट अबंडेंट होता है। किसी भी लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन होता है, प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, जब मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगा तो ये सवाल फिर पूछूंगा आपसे, फिर देखते हैं आपको याद रहता है कि नहीं याद रहता है। ठीक है, तो चलिए, ये मोस्टली यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग सिस्टम को फॉर्म करते हैं। इन्हीं की पढ़ाई हमें करनी है, जिसमें बिना समय गंवाए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर किस तरीके से लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, इसकी पढ़ाई साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसे क्या कहते हैं, दो ऑप्शन है, बायोमॉलिक्यूल या बायोकेमिस्ट्री। कमेंट में आंसर करिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करें। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नेचुरली कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर प्लांट इनको प्रोड्यूस करेंगे तो इनको कैसा फॉर्म बोलेंगे, आर्टिफिशियल या नेचुरल।
तो प्रोड्यूस बाय प्लांट्स इन अ नेचुरल फॉर्म एज क्या है, जैसे जैसे ग्लूकोज हो गया, केन शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, एटसेट्रा। अच्छा, ये सारे फैक्ट्स मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। जनरली किन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ये प्रोड्यूस होते हैं, तो ग्लूकोज हो गया, केन शुगर हो गया और स्टार्च हो गया, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये हमें समझना है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये एक जनरल फैक्ट था, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इसके बारे में ना दो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। अच्छा, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। देयर आर टू कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। सो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अच्छा ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही इसका नाम पड़ गया है कार्बोहाइड्रेट, है ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट नाम पड़ा है, ये ट्राइबल सिस्टम से पड़ा। ट्राइबल सिस्टम मतलब कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाएगा कि नहीं इस तरीके से हमें नाम रखना है। जनरली ट्राइबल सिस्टम होता क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम लोग नाम रख देते हैं, जिसकी चर्चा कई बार हुई होगी कि जैसे बच्चा जो है काला पैदा हो गया तो कलुआ बोल देते हैं उसको, लंबा पैदा हो गया लंबू हो गया, छोटा पैदा हो गया छोटू हो गया। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स का भी बिल्कुल इसी तरीके से नाम पड़ा है। अच्छा, साइंस में, फिजिक्स में एक और चर्चा मैं बार बार करता हूँ कि एक और चीज़ है जिसका नाम ऐसे ही बस एक्सीडेंटली पड़ गया, जैसे ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि सेल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाली फोर्स है, इसलिए उसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाद में पता चला कि सेल के पास ऐसी कोई फोर्स होती नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो नाम पड़ा है ये ऐसे ही ट्राइबल कॉन्सेप्ट से पड़ा है। वो कहता क्या है कि ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। सर इस बात का क्या मतलब होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन है और साथ में वाटर लगे हुए हैं, कार्बन है और साथ में वाटर लगे हुए हैं। जैसे जैसे वाटर ऑफ हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जिप्सम CaSO4.2H2O, तो एक कंपाउंड हो गया और साथ में दो मॉलिक्यूल वाटर ऑफ हाइड्रेशन के हो गए। तो वैसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या मानते थे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मानते थे। सर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मानने का मतलब क्या था, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मानने का मतलब था कि इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका फॉर्मूला जनरली हम कैसे लिख सकते हैं। फिर सर कुछ कार्बन होगा तो कुछ कार्बन होगा, तो मान लेते हैं कितने कार्बन है, X कार्बन है, और इसके साथ क्या लगा होगा, इसके साथ लगा होगा वाटर। वाटर कितने लगे हो, कितने भी लगे हो सकते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया Y वाटर लगे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया कि उस टाइम पे जितने कार्बोहाइड्रेट्स नोन थे उनके फॉर्मूले इसी टाइप के हुआ करते थे। अब जनरली उस टाइम पे जो फॉर्मूले वगैरह जानते थे लोग उसको इस टाइप से लिख सकते थे, तो वहाँ से नाम दे दिया, इसका क्या नाम दे दिया कि दो जो कंपाउंड है, अब उस टाइम तो कार्बोहाइड्रेट नाम था नहीं, तो उस कंपाउंड्स के उन्होंने देखा सर इस खास तरीके के कंपाउंड है, इनको CxH2O के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो C मतलब कार्बन हो गया, वो H2O मतलब वाटर हो गया, वाटर को हाइड्रेट भी कहते हैं, तो इसलिए कार्बन, ये तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, तो इनका नाम क्या पड़ गया, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है तो फेल होना ही था, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट आता ही तभी है जब पुराना फेल हो जाता है। तब सवाल ये है कि जब ये फॉर्मूला ईजाद हो चुका था तो इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कमी रह गई ओल्ड कॉन्सेप्ट में कि हमें न्यू कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। तो कमी एक नहीं, कमी बहुत सी रही होगी। जो मेजर इशू हुआ इस फॉर्मूले के साथ वो ये हुआ कि मैं कुछ नाम दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं बोलूँ ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोज को क्या लिखोगे, ग्लूकोज को आप लोग को लिखोगे C6H12O6, दिखाई दे रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। तो C6H12O6। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने ऐसे लिखा, तो इसको सर ऐसे लिख सकते हैं क्या,
और इसको लिख दें H2O और यहाँ पे लिख दें 6 का मल्टीप्लाई होगा H12 और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने लिखा, बिल्कुल फिट हुआ, बहुत अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला फिट हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही बात बताई जा रही है। तो मैंने कहा 1 मिनट ज़रा ये देखिए तो एसिटिक एसिड का नाम जानते हैं आप? हमने कहा हाँ सर जानते हैं, एसिटिक एसिड, मतलब ठीक है नाम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं क्या? मैंने कहा फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या होता है CH3COOH। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिख रहे हो, स्ट्रक्चरल भी नहीं कहें तो कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख रहे हो, जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखे? कार्बन एक जगह करो, हाइड्रोजन एक जगह करो और ऑक्सीजन एक जगह करो। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। अभी कार्बन एक जगह किया तो कितने हो गए? 1 2 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन एक जगह किया सर 4 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, बहुत अच्छे। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ C2 और H2O का ट्वाइस लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 2 हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक और फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, एक नाम बताता हूँ, रैमनोज नाम है, सुना है सर? नहीं सुना है? सुन तो लिया, सुना दिया ना हमने, रैमनोज। अच्छा रैमनोज का फॉर्मूला भी बता दीजिए, जाहिर सी बात है हमें ही बताना पड़ेगा, आप तो पता ही नहीं होगा। C6H12O5। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? इसको कोशिश करते हैं, C6 या H2 में क्या लिख दें? 12 हाइड्रोजन 6 लिख देते, नहीं हो पाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। 5 लिखेंगे, नहीं हो पाएगा, और हाइड्रोजन कम बढ़ जाएगा, मतलब इस तरीके से नहीं लिख सकते इसको। तो हमने 3 दिया, मैंने रेफरेंस 3 का लिया है, यहाँ पर मेजॉरिटी है 3 से ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि 3 ही है, मगर रेफरेंस 3 का लिया है। ग्लूकोज बिल्कुल फिट हो गया सर, फिट हो गया। तो ये अगर आपको सिर्फ ये दिखाया जाता तो आप इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सर कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये कार्बोहाइड्रेट ही है। आप कहते हैं सर बहुत अच्छी बात है। फिर आपको हम ये दिखाते हैं, तो ये क्या है? तो सर ये भी कार्बन का हाइड्रेट दिखाई दे रहा है, आप इसको भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये बात गलत हो गई, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये बच्चा जानता है कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या है सर? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और ये क्या है? ये तो फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, मगर ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कि देयर आर मेनी कार्बोहाइड्रेट्स विच डज नॉट फिट एट दिस फॉर्मूला, जो फिट ही नहीं हो पाते इस फॉर्मूले के ऊपर। और देयर आर मेनी सच कंपाउंड्स विच फिट्स प्रॉपरली एट दिस फॉर्मूला बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब नेचर के अंदर बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले पे फिट हो जाते हैं मगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस फॉर्मूले पे फिट ही नहीं होते हैं मगर वो कार्बोहाइड्रेट हैं। इसका मतलब है कि मूल कॉन्सेप्ट में ही कोई गड़बड़ी है। अब हमें इसे क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। इसलिए अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी सर? न्यू कॉन्सेप्ट की। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये इसकी कहानी है, यहीं पे शुरू हुआ और यहीं पे उसका अंत हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आगे बढ़ जाए, इरेज कर दे इसको। नोट करना चाहता हूँ आप आराम से पॉज करके नोट सकते हैं, इतनी सुविधा है, इतने समझदार है हम, बार बार बीच में कहेंगे नहीं, मैं हट जाऊँगा 1 सेकेंड के लिए, फिर इसको इरेज कर दूँगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर। स्टार्ट किया जाए, चलिए। न्यू कॉन्सेप्ट, कार्बोहाइड्रेट का न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है, अच्छा ये न्यू कॉन्सेप्ट को एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट कहेंगे ना, ट्राइबल कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट हुए, ऑब्जर्वेशन हुए और इस हिसाब से फिर कंक्लूजन दिया गया। और साइंस का मतलब ही यही है, साइंस का स्टेप ही है कि पहले आप एक्सपेरिमेंट करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, देन कंक्लूजन पे, तब आप साइंटिफिक है, नहीं तो आप नॉन साइंटिफिक है, ठीक है। तो ठीक है, आते हैं टॉपिक पे आते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। अच्छा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, और एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब है कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। सर इसको तो ऑल भी कह सकते थे, एल्डिहाइड, एल्कोहल भी लिख सकते थे यहाँ पे। अब जनरली ये आपको प्रायोरिटी रूल में पढ़ाया जाता है कि जब एल्कोहल और एल्डिहाइड साथ में आएंगे
तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? एल्डिहाइड की है। जब ज़्यादा प्रायोरिटी एल्डिहाइड की है तो एल्डिहाइड बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, सफिक्स की तरह सॉरी, और आपका एल्कोहल बन जाएगा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में जब एल्कोहल बनता है तो उसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी? एल्डिहाइड की। तो फिर कीटोन को कीटो क्यों नहीं कहा गया है? तो जनरली वैसे तो कीटोन लिखा भी गया है, मगर यहाँ पे ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। मतलब एल्कोहल और एल्डिहाइड साथ में आ रहे हैं या फिर एल्कोहल और कीटोन साथ में आ रहे हैं। एल्कोहल और एल्डिहाइड आ रहे हैं या तो एल्कोहल और कीटोन, मतलब एल्कोहल की लड़ाई हमेशा किससे रह रही है? या तो एल्डिहाइड से रह रही है या तो कीटोन से रही है, और दोनों ही लड़ाई में एल्कोहल क्या हो जाएगा? हार जाएगा। इसलिए दोनों ही जगह वो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी बन जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। मतलब या तो कंपाउंड कैसे है? ऐसे कंपाउंड है जिसमें एक चीज़ कॉमन है, क्या है? मेनी OH ग्रुप है, मतलब ढेर सारे OH ग्रुप है। ढेर सारे का मतलब क्या? 3 से ज़्यादा होने चाहिए। 3 से ज़्यादा है तो पॉली बोल देते हैं, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा OH है, और साथ में क्या है? या तो मेन फंक्शनल ग्रुप उनका एल्डिहाइड है, और या तो क्या है? कीटोन है। या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। मतलब ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें ढेर सारे OH ग्रुप हैं और एक मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड है या फिर क्या है? कीटोन है। अच्छा, या फिर अगर कार्बोहाइड्रेट ये नहीं है जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा गया है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अगर ये नहीं है तो क्या है? तो और द कंपाउंड्स विच प्रोवाइड सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है तो क्या है? तो फिर वो ऐसे कंपाउंड है जिनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये निकलेगा। मतलब या तो वो ये हैं या फिर वो हाइड्रोलिसिस करने पर ऐसे कंपाउंड आपको देंगे, सच यूनिट्स। या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, और द कंपाउंड्स विच प्रोवाइड सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब या तो ये खुद वही होंगे, क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर क्या होंगे? या फिर ऐसी यूनिट प्रोवाइड करेंगे, क्या करने पर? हाइड्रोलिसिस करने पर। मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता। अगर कर भी देंगे ज़बरदस्ती तो वो आपको ये नहीं देगा, कुछ और ही देगा। मतलब बिल्कुल वैसी ही बात कर लो। या तो खुद सेल है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? या तो खुद सेल है। खुद सेल कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? खुद सेल कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अपने आप में एक सेल ही तो हैं। या तो क्या है? या तो ढेर सारे सेल से बने हुए हैं। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये क्या है? ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्ब्स। कार्ब्स लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। और इन्हीं को हम आगे चल के मोनोसैकेराइड के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? मोनोसैकेराइड्स के नाम से जानेंगे। सर ये सैकेराइड वर्ड्स कहाँ से आ गया? बता देते हैं अभी कहाँ से आ गया। क्या न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ये बात समझ आई है? जी सर। तो एक और बात सुन लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्टिंग के लोअर मेंबर जनरली कह लें, जैसे मोनो हो गए, डाई हो गए, वो जनरली ऐसे होते हैं स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स। जनरली कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं। तो इसलिए हम उनको शुगर कहते हैं। शुगर नहीं, शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। अच्छा शुगर क्या? शुगर तो ये अपने यहाँ की भाषा है ना, शुगर, या फिर इसको सैकेराइड्स कहते हैं। शुगर या फिर इसको स्पेलिंग गलत से है भाई, तो देखिएगा इसको थोड़ा सा। अच्छा सैकेराइड कहाँ से है? सैकेराइड इस वर्ड से आया है ना, SA। यही समस्या यार। देखिए भाई NCERT में देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो क्षमा करिएगा प्लीज़, या फिर अभी हमको 10 सेकंड का टाइम देंगे तो मैं इसकी स्पेलिंग देख लूँगा। हाँ तो सैकेराइड कहाँ से है? सैकेरान से आया है। सैकेरान,
सेकेरॉन क्या है? सेकेरॉन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक या तो लैटिन होगा, यही दो जगह की भाषाएं ज़्यादातर आती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ की पढ़ाई हम कर रहे हैं वहाँ पर हम शुगर को शुगर नहीं कहते हैं, सेकेरॉन बोलते हैं। और सेकेरॉन को थोड़ा सा और डिफॉर्म करके हमने क्या बना दिया? सेकेराइड्स बना दिया। और अपने आगे भाषा में पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? शुगर बोलेंगे, शुगर, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शुगर कहते हैं या फिर सेकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए सर? सेकेराइड्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए? सेकेराइड्स हो गए। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जैसे एक ही सेकेराइड हो, या तो उससे ऊपर होगा डाई होगा, ट्राई होगा, यही आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मगर क्लासिफिकेशन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, ध्यान से सुन लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में सवाल पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। खैर हम सुनने वाले तो नहीं है, मगर हाँ ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आएगा ना, आपने सही आंसर बोला तो अच्छा तो लगेगा ना। ऊपर वाला देख रहा है, चलिए इधर देखिए। स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? शुगर या सेकेराइड्स बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड्स, या हम शॉर्ट में इसको मोनोज में लिखूंगा। अब ये मत कहिएगा सर ये होता है, नहीं ये मैंने बोला है ना, मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए मानिए आप, मोनोज शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं सर? बोले तो नहीं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। एक बार मैं कंफर्मेशन कर लेता हूँ कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, हो गया, ठीक, कुछ नहीं छूटा है। तो हमने ये कर लिया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ गए। चला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया था? बायोमोलिक्यूल से किया था। स्टार्टिंग में इंट्रो में क्या बोला था कि जो लिविंग सिस्टम वो किससे बना है? नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। अब नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसकी पढ़ाई किस में होती है? बायोकेमिस्ट्री में होती है, ठीक है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री का वो डोमेन जिसमें उस मॉलिक्यूल्स के बारे में, उस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाई होती है जो लिविंग सिस्टम को फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो बायोमोलिक्यूल क्या एक डोमेन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है जो किसकी चर्चा करता है? व्हाट गोज केमिकली बियॉन्ड ए लिविंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हमने उन बायोमोलिक्यूल्स की चर्चा की थी कि जो जो हमें पढ़ना है, तो वो क्या थे? कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, विटामिन था, एंजाइम था, न्यूक्लिक एसिड था। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करते हुए स्टार्ट किया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कौन करता है? प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद किस फॉर्म में करते हैं सर? कैन शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, इनके फॉर्म में करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या, इसके बारे में दो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओल्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फेल क्यों हो गया? मेजरली दो वजह थी। बहुत से कंपाउंड ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट तो थे मगर फॉर्मूले में फिट नहीं होते थे। कौन सा फॉर्मूला? CxH2O Y। और बहुत से ऐसे भी कंपाउंड थे जो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं थे मगर फॉर्मूले पे क्या हो जाते थे? फिट हो जाते थे। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट ईजाद किया जिसमें बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या फिर ऐसी यूनिट आपको प्रोवाइड करके देंगे क्या करने पे? हाइड्रोलिसिस करने पे, ठीक है। ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इनको हमने क्या बोला सर? मोनोसेकेराइड बोला, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोला। और बाद में हमने कहा कि जो शुगर क्या है? जो स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स थे जिनका टेस्ट स्वीट होता है उनको हमने सेकेरॉन से सेकेराइड्स बनाया, फिर अपनी बोलचाल की भाषा में उनको क्या बना लिया? शुगर बना लिया। अब हम लोग आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर कमिंग।